हाँ जी, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेचन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एमए के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए एमए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाइट साइज चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाए। इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो है ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स को लेकर के। अपने कोर्स में 3 ऐसी ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रखी है जिनके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह हम लोग को देखने में मिलते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में कभी कभी बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आज इस कैप्सूल में मैं आप लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग के इस टॉपिक को छोटा सा रिवीजन देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी एग्जाम से पहले इसको शॉर्ट में रिवाइज कर सको। चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक हमारे सामने है वो है हमारे पास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको शॉर्ट में अपन ABC भी बोलते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो इसलिए शॉर्ट में हो गया ABC। हाँ जी, ये क्या कॉस्टिंग है? देखो, ये जो कॉस्टिंग मेथड बनाया गया है ना, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग। ऑल्टरनेटिव का मतलब कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स जो आप और हम नॉर्मली पढ़ते हैं उनके ऊपर हमने थोड़ा सा कुछ और रिसर्च करा होगा, लोगों ने और चीजें जानी होगी, लोगों ने समझा होगा कि यार ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना, इनमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हमने कुछ दूसरे मेथड्स बनाए, थोड़े से ऑल्टरनेटिव तरीके डेवलप करें। तो ये एबीसी जो है, ये हमारा ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो ओवरहेड को अपन ओएआर के बेसिस पे रिकॉर्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को कहता है कि यार वो घोड़ा गलत है। और उसी के ऊपर इसने अपना एक रिवाइज टेक कह लो या थोड़ा सा मोर मॉडर्न टेक कह लो, वो प्रेजेंट करा, जिसको अपन अब एबीसी कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेसिकली इसने, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं एक लाइन में, जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, आप जब ओएआर निकालते हो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो, तो वहां पर आप एक कहते हो कि भाई एक अप्रोप्रिएट बेस है, उसके हिसाब से पूरे डिपार्टमेंट के खर्चों को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहां पे खर्चों को एक कॉमन बेस के ऊपर लेकर के आने की कोशिश करते हो। ये लोग ये कहते हैं कि शायद वो कॉमन बेस सही ना हो, तो इन्होंने कहा कि यार इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई वो एक डिपार्टमेंट के खर्चे हैं तो एक साथ लेकर के आ जाओ, जो अपन करते थे पहले। अपन खर्चों को डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और सर्विस कॉस्ट सेंटर्स पे, और फिर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स वालों को वापस से प्रोडक्शन पे लेकर के आते हैं। तो आप खर्चों को एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के हिसाब से लेकर के आ रहे हो, लेकिन उसमें तो खर्चे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये लोग ये कहते हैं कि ऐसा ना करके आप अगर खर्चों को कॉमन डिनोमिनेटर के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, और उनकी अपनी अपनी अलग अलग अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसे ये एक्टिविटी बेस्ड रेट कहते हैं, अगर वो निकाल लो, तो वहां से आपके पास में बेटर रिजल्ट निकल के आएंगे, थोड़ी सी मोर एक्यूरेट कॉस्टिंग निकल के आएगी। तो ये ऑल्टरनेटिव तरीका, ये ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड किसका ऑल्टरनेटिव है? ये हमारी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करता है। तो एबीसी इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ऑल्टरनेटिव है, इसलिए ये एक टाइप है, बट ये ऑल्टरनेटिव है, जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है उसका ऑल्टरनेटिव। इट इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दैट अलोकेट्स ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन देयर प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे हम खर्चों को डिवाइड तो करेंगे, अलोकेट तो करने ओवरहेड्स को। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में खर्चों को अलोकेट करना है, बट ट्रेडिशनल मेथड में अपन डिवाइड कर लेते हैं ओएआर के बेसिस पे। यहां पर हम कह रहे हैं हम एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्या है यहां पे आपको समझना है। तो भाई देखो, हम ये कहते हैं यहां पे एबीसी वाले लोग ये बोलते हैं, देखो खर्चा जो है ना वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, जिन्हें ये कॉस्ट पूल्स कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉस्ट आर ड्रिवन बाय सम एक्टिविटीज, कॉस्ट ड्राइवर्स, मीनिंग दैट एक्टिविटीज कॉस्ट कॉस्ट टू बी इंकर्ड। जो एक्टिविटीज हैं साहब, वो उनकी वजह से खर्चे होते हैं। तो आप खर्चों को भी एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो बेटर रहेगा। यहां पे हमने बोला, एक अपन इकोनॉमिक्स में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये उसी इकोनॉमिक के कंसेप्ट को ये भी अपने पास में लेकर के आते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन लॉन्ग टर्म, अवॉइडिंग सर्टन एक्टिविटीज कैन डिक्रीज फिक्स कॉस्ट, एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये कहते हैं कि अगर आप ये मान के चलते हो, इनका बेसिकली अजम्पशन है जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक्स वाले भी ये कहते हैं कि सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है, दे टेंड्स टू बिकम वेरिएबल। तो ये भी कहते हैं कि सारी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल मानी जाएगी लॉन्ग टर्म में। इसकी वजह से अगर आप ये मानते हो कि सारी कॉस्ट वेरिएबल है, मतलब सारी कॉस्ट मैनेजेबल है, सारी कॉस्ट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ये कहते हैं कि अगर आप कुछ एक्टिविटीज को अवॉइड करो तो शायद आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाए, और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास में मार्केट से आपकी कॉस्टिंग कम है, तो आप प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे या तो प्राइस कर सकते हो, या आपकी मार्जिन ज्यादा होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इफेक्टिव, अब ये कहते हैं ये मेथड बेटर क्यों है? तो एबीसी इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल when overhead cost make up a significant proportion of the total product cost।
ये मेथड हम कहते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जहां पे ओवरहेड की कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन क्रिएट करती है। जितना ज्यादा हिस्सा ओवरहेड का होगा उतना ही बेटर एबीसी से रिजल्ट निकल के आता है। तो एबीसी हमारी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड के ऊपर हमारा एक इंप्रूवमेंट है। ये हमें बताता है कि भाई जो आपका नॉर्मल वाला मेथड था उसमें दिक्कत ये है कि आप सारे खर्चों को एक कॉमन बेस के ऊपर डिवाइड करते हो, हम यहाँ पे खर्चों को एक्टिविटीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको 3 स्टेप में काम करना होता है। वहां पर अपन क्या करते थे, पहले अपन अपॉर्शनमेंट करते थे, कॉस्ट सेंटर सर्विस सेंटर, फिर सर्विस सेंटर के खर्चों को कॉस्ट सेंटर पे लाया जाता था और फिर उसके बेसिस पे एक ओएआर निकाली जाती थी। यहां पर भी निकालनी तो लास्ट में एक एब्जॉर्प्शन रेट है जिसे ये एक्टिविटी बेस्ड रेट कहते हैं, कॉस्ट पर ड्राइवर जिसे हम एक्टिविटी बेस्ड रेट कहते हैं। ठीक है, निकालनी तो यहां पर भी वही है, बट उसका तरीका थोड़ा चेंज हो गया। यहां पे अलोकेशन वगैरह नहीं कहते, हम कहते हैं कि खर्चों को आप कॉस्ट पूल्स में डिवाइड करो। सर कॉस्ट पूल्स क्या होता है, हम कहते हैं कि देखो खर्चे जो कॉमन है ना, जो खर्चे कॉमन है जिनका एक कॉमन कह लो कि जो कॉमन रीजन की वजह से होते हैं उनको आप अपने अपने पूल्स में लाओ। तो ग्रुप ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे रेंट का तो सारे रेंट एक तरफ आ जाएंगे, क्लीनिंग का तो क्लीनिंग के सारे खर्चे क्लीनिंग रिलेटेड, मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस रिलेटेड सारे खर्चे आ जाएंगे। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड ना करके एक्टिविटी वाइज, ठीक है ना। तो एक्टिविटी के हिसाब से खर्चों को डिवाइड करते हैं और हर एक्टिविटी का हर टाइप का एक पूल बना दिया जाता है। अब इन पूल्स का ड्राइवर ढूंढा जाता है कि ये खर्चे हो क्यों रहे, ये जो खर्चे हमने पूल्स में डिवाइड करें इनका ड्राइवर क्या है, किस वजह से, या क्या ऐसी चीज है जो इन खर्चों को इफेक्ट करती है। तो ये हमारा बेस है, हम एक ड्राइवर निकाल रहे हैं, हम एक बेस निकाल रहे हैं जो बेस इन कॉस्ट को क्या लोग ड्राइव कर देगी। हमने क्या माना कि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल कॉस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितने भी आपके यूनिट्स वगैरह हैं। तो ये वो यूनिट्स है, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी यूनिट्स है कि इनकी वजह से कॉस्ट लग रही है। अगर ये ड्राइवर बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ड्राइवर निकाला जाता है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट कॉस्ट, जैसे अगर होटल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गेस्ट चेक इन, जितने गेस्ट चेक इन करेंगे उतनी बार आपको चेक इन रिलेटेड खर्चे, रूम क्लीनिंग के खर्चे वो सब करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे कंपनी में सेटअप कॉस्ट, जितनी बार सेटअप होगा उतनी बार सेटअप का खर्चा लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेटअप्स। ठीक है, आप इंस्पेक्शन करा रहे हो तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर इंस्पेक्शन का खर्चा डिपेंड करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से खर्चा होता है उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। और लास्ट में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अब ये खर्चे आ गए, ये ड्राइवर आ गया, तो आप सीधा एक्टिविटी बेस रेट निकाल सकते हो। आपके पास में जो भी खर्चे टोटल कॉस्ट से डिवाइड बाय जो भी उनका कॉस्ट ड्राइवर है उसका टोटल। ठीक है, तो यहां पे हमने ट्रेडिशनल ओआरआर नहीं निकाली। ट्रेडिशनल ओआरआर में बोलते हैं हम बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेसिस, और जो ओवरहेड है वो आपकी पूरे एक डिपार्टमेंट के ऊपर निकल जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी जो भी अपन करते थे क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, वैसा ना करके यहां पर एक्टिविटी के बेसिस पे एक ओवरहेड रेट निकाली जा रही है। इसको एक्टिविटी बेस रेट बोलते हैं कि हर एक्टिविटी का जो खर्चा है उसकी ओवरहेड रेट अलग होगी। इसके पीछे इनका सिंपल सा लॉजिक है। भाई आप कह रहे हो कि आपने रेंटल खर्चा करा, अब रेंटल खर्चा तो क्लियरली है कि एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन आप शायद ऐसा कर सकते हो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में कि आपने पहले रेंट का खर्चा लिया, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में एरिया के हिसाब से बांटा, फिर सर्विस वाले खर्चों को वापस से आप बांटने जब आ जाओगे प्रोडक्शन पर, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे में एक खर्चा रेंट का भी, एक हिस्सा रेंट का भी है, लेकिन उसको हो सकता है आप किसी और बेसिस पे डिवाइड कर दो। कितनी बार अपन डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, या कोई और परसेंटेज देख लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कितनी परसेंट सर्विसेज देता है, उसके हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। और फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में सारे खर्चे आते हैं उसमें भी रेंट का हिस्सा है, एक तो खुद के एरिया का रेंट, एक वो सर्विस डिपार्टमेंट से जो मिला है वो, और इसको आप डिवाइड कर लेते हो डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर से। रेंट का मशीन आवर से क्या लेने देना, रेंट का डायरेक्ट लेबर आवर से क्या लेने देना, रेंट का तो एरिया से लेने देना है। तो आप जब ओवरहेड निकाल रहे हो तो आपने क्या करा, ऐसे बहुत सारे खर्चे, रेंट हो जाए, आपके पास में मेंटेनेंस हो जाए, आपके पास में कैंटीन का खर्चा हो जाए, आपके पास में इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो जाए, क्लीनिंग सप्लाईज वगैरह के, ऐसे जो भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे, जो भी आपके ओवरहेड्स हैं, उन सबको आप लेते हो एक साथ और सबको एक कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हो। नॉर्मली डायरेक्ट लेबर आवर्स या आपके मशीन आवर्स। ठीक है, अगर लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो अपन लेबर आवर ले लेते हैं, मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो अपन मशीन आवर ले लेते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि ये जो बाकी सारे एक्सपेंसेस थे जो ओवरहेड्स में है, इनका शायद डायरेक्ट लेबर आवर से कोई लेना देना है भी नहीं। भाई आपने जो जैसे मान लो
हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस भी ओवरहेड्स हैं, लेकिन उसको उसका डायरेक्ट लेबर आवर से क्या लेना देना, वो तो अलग चीज है। ठीक है, आपके जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं ओवरहेड्स है, बट उनका आपके डायरेक्ट लेबर आवर से क्या लेना देना, रेंट का डायरेक्ट लेबर आवर से क्या लेना देना, मेंटेनेंस का लेबर आवर से क्या लेना देना, इवन कैंटीन का लेबर आवर से क्या लेना देना। लेकिन आपने तो यही करा, आपने तो सारे खर्चों को पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करा। उस टाइम तो आपने एक जरूर कोशिश करी कि अपोर्शनमेंट करेंगे, अलोकेशन करेंगे तो रीजनेबल या एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करते हैं, वहां तक तो ये ठीक था। लेकिन उसके बाद फिर लास्ट में जाके आप एक कॉमन डिनोमिनेटर नॉर्मली डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर से डिवाइड करके रेट निकाल रहे हो, तो वो तो गलत ही है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो रेंट वाले खर्चों को अलग रख लेंगे, कैंटीन वालों को अलग रख लेंगे, मेंटेनेंस वालों को अलग रख लेंगे, जो जो खर्चे जो जो एक कॉमन डिनोमिनेटर पर है उन सबको एक एक जगह पे ले आया जाएगा। तो जो खर्चे डायरेक्ट लेबर आवर से रिलेट करते हैं वो सब एक साथ आ जाएंगे, जो खर्चे एरिया पे डिपेंड करते हैं वो एक साथ आ जाएंगे, जो खर्चे मशीन आवर पे डिपेंड करते हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो पावर वगैरह, ठीक है, आपके सुपरवाइजर्स जो भी दूसरे खर्चे हैं, आपके डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी है वो सब मशीन आवर पे डिपेंड करते हैं, तो मशीन आवर वाले एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसे खर्चों को अलग अलग डिवाइड किया जाएगा और उनको सबको अपने अपने बेस के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटी बेस्ड रेट आएगी, हर प्रोडक्ट पे मल्टीपल रेट्स आएगी। ठीक है, काम थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्टिंग थोड़ी सी एक्यूरेट होती है। तो एबीसी का फायदा क्या है, ये एक्यूरेट कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से कंपैरिजन करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहते हैं भाई, एक तो वो अज्यूम करते हैं कि फिक्स कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हो, हम तो कहते हैं कि सारी कॉस्ट वेरिएबल है लॉन्ग रन में। ठीक है, और आप एक सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो जो कि गलत हो सकती है। यहां पर हम मल्टीपल रेट्स निकालते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्टिविटी, हर एक्टिविटी की अलग अलग रेट निकलेगी, हर एक्टिविटी की अपनी अपनी एक्टिविटी बेस्ड रेट निकलेगी। यहां से आपको प्रिसाइज ओवरहेड एलोकेशन करने का मौका मिलता है। ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना। आपके लिए कोई पूछे कि एबीसी बेटर क्यों है, एबीसी में हम मल्टीपल हर एक्टिविटी की अलग अलग रेट निकालते हैं, उनको एवरेज करने की कोशिश नहीं करते, एक सिंगल बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश नहीं करते, तो यहां से बेटर कॉस्टिंग आती। अब एक और चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि भाई जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि ये थोड़ा सा आर्बिट्ररी बेसिस पे जो आप यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो आप डिवाइडेशन करते हो, चीज़ों को अपोर्शन करते हो या एब्जॉर्ब करने के लिए ओआर निकालते हो, तो उसमें आप काफ़ी आर्बिट्ररी नेचर की बात करते हो। आप काफ़ी चीज़ें सोचते हो कि यार ऐसा मान लेते, चलो मान लेते हो ना, आर्बिट्ररी मतलब मान लेना, वो चीज़ें कम करता है। तो एग्जाम में ध्यान रखना एबीसी रिड्यूसेस, ठीक है, यूं कह लो कि जो अगर बोले कि आर्बिट्ररी बेसिस पे चीजों का अलोकेशन करने में क्या एबीसी हेल्प करता है, बोलेंगे यस, वो कम करता है इस चीज को। क्या एलिमिनेट करता है, नहीं। एबीसी कैन नॉट ऑल्सो कंप्लीटली क्यों कह लो कि हटाना पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनको आपको कहीं ना कहीं कॉमन बेसिस पे या किसी मान लेने वाले बेसिस पे, रीजनेबल बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर खर्चे के लिए अपनी अपनी अगर एक्टिविटी रेट निकालेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एक पॉइंट के बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा से बेसिस पे आर्बिट्ररी नेचर पे काम करना स्टार्ट करते हैं, बट क्या हमेशा करते रहेंगे, नहीं। क्या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जितना करेंगे, नहीं, उनसे तो कंपेरेटिवली कम काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आर्बिट्रीनेस जो आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की उसको कम करता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है साहब, हाँ जी। अब कहां पे एबीसी हमारे काम आएगी, तो जहां पे हाई फिक्स कॉस्ट है, ऐसे कह लो कि मेथड इज इनवैल्यूएबल फॉर सर्विसेज इंडस्ट्री फॉर सिग्निफिकेंट फिक्स कॉस्ट। जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वहां पे फिर एबीसी हमारे काम की नहीं, क्योंकि हमने बात करी है भाई एबीसी जो है वो फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल मान लेती है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम कहते हैं कि फिर ये मेथड इतना काम करनी है। तो नॉर्मली सर्विस इंडस्ट्रीज जो है जिनके पास में सिग्निफिकेंट फिक्स कॉस्ट होती है वो एबीसी को यूज नहीं करती। तो अगर डायरेक्टली मैं बोल दूं तो मैं कह सकता हूं कि एबीसी प्रोडक्शन कंपनीज के लिए तो बेटर है, बट सर्विस कॉस्टिंग के लिए, सर्विस कंपनीज के लिए इतना काम का नहीं। लेकिन फॉर सम इंडस्ट्रीज एनालाइजिंग फिक्स कॉस्ट में नॉट बी इकोनॉमिकली वाइबल ऑल्सो। प्लस ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे कॉस्ट के कंस्ट्रेंट है, क्योंकि एबीसी में देखो ना मल्टीपल डिफरेंट रेट्स आएगी, हर एक्टिविटी की अलग अलग रेट आएगी, मल्टीपल रेट निकालोगे तो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये काम में एक सिंगल काम हो जाएगा, कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। तो कॉस्टिंग की जहां पे दिक्कत है, तो जहां पे हाई फिक्स कॉस्ट है वहां पे भी ये काम की नहीं है। जहां पर कॉस्ट की दिक्कत है, जहां पे आपके पास में बजट नहीं है इतना, क्योंकि इसमें खर्चा होगा ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर भी हम कहते हैं कि फिर ये भी इतना काम का नहीं रहेगा। तो जहां पर हाई फिक्स कॉस्ट है वहां पर एबीसी नहीं लगाना, जहां पे कॉस्ट कंस्ट्रेंट है वहां पर भी एबीसी नहीं लगाना। प्लस एबीसी एक टेक्निकल मेथड है, तो आपको यहाँ पे स्टाफ्स को ट्रेन करना पड़ेगा एबीसी को निकालने के लिए। नॉर्मल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एबीसी के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो ट्रेनिंग रिलेटेड चीजें या टेक्निकल स्किल्स की चीजें भी एक तरह से हर्डल बन जाती है। ठीक है साहब, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट अपना ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड है, काफी इजी और काफी अच्छा, टारगेट कॉस्टिंग। ये एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट पे चलता है कि देखो नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, हम जब भी कोई बिजनेस आइडिया अपन भी सोचते हैं, हम सोचते हैं कितने में बनेगा, कॉस्टिंग निकालते पहले।
उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इन्होंने कहा यार ऐसे मत करो, ये एक्चुअली में गलत तरीका है। एक्चुअली में तो ये होना चाहिए साहब कि आप पहले देखो कि कितने में बेच सकते हो प्रोडक्ट, उसमें से फिर अपनी डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि सेल के ऊपर कमाई तो करनी है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन हटाओ और फिर देखोगे आप क्या जो टारगेट कॉस्ट है, वो जो आंसर आया वो टारगेट कॉस्ट है आपका, सेल प्राइस जो मार्केट की प्राइस है एट प्रेजेंट जिसमें आप मैक्सिमम प्राइस में बेच सकते हो, माइनस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल, उससे आपके पास में आती है टारगेट कॉस्ट। क्या इस टारगेट कॉस्ट के अंदर आप प्रोडक्ट को बना सकते हो क्या? इफ यस तो आप कह लोगे आपको ये जो भी प्रोजेक्ट है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि आपको अपनी कॉस्टिंग पे काम करना चाहिए, कॉस्टिंग को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल सा काम करती है, ये कहती है कि भाई आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है मार्केट की, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो आप लेके चल सकते हो, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस और बेटर वर्ड होता है, उसमें से आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल माइनस कर दो। प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं लोग इसको फिर, क्योंकि अपन सेल में से लेस करें ना तो मार्जिन कह देते हैं लोग इसको। यहां से आपके पास में आपकी टारगेट कॉस्ट निकल जाती है। तो लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, आप और हम सोच रहे हैं कि सर हम ना एक पेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोलेंगे और हम भी मार्केट में पेन वगैरह बना के बेचेंगे, थोड़ा अलग टाइप के फैंसी से डिजाइन वगैरह वाले, थोड़े से जो आजकल के ट्रेंड में चलते हैं वैसे वाले पेन्स वगैरह बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी टारगेट कॉस्ट निकालो। आपने पता करा कि सर इस टाइप के फैंसी पेन मार्केट में 20 रुपीज में एक प्रोडक्ट बिकता है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा क्या प्रॉफिट मार्जिन चाहिए? बोले सर 20% की प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो मतलब 20 में से 20%, 20 रुपीज में बेचोगे, 20% की प्रॉफिट मार्जिन थी तो 4 रुपए की तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो 20 में से 4 का तो प्रॉफिट गया, मतलब 16 की कॉस्टिंग है। अगर अब तुम ये पेन 16 की कॉस्टिंग में बना करके मार्केट में बेच सकते हो, और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, तुम्हें इसमें सारी कॉस्ट लेनी पड़ेगी ना, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ मिलाकर, तो पर यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है आपकी, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट कार्ड बनता है उसमें सारे प्रोडक्शन वाले नॉन प्रोडक्शन वाले सारे खर्चे मिला करके जो टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर वो 16 या उससे कम है तो मैं अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाऊंगा, मैं मेरे टारगेट प्रॉफिट लेवल को अचीव कर पाऊंगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी एक चीज में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। तो यहां हम कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग कहती है, टारगेट कॉस्टिंग इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉस्ट निकाल रहे हैं दैट अ कंपनी कैन इंकर while स्टिल अचीविंग इट डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है तो मैक्सिमम कितने में प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आपको 20 रुपए में आप मार्केट में प्रोडक्ट को बेच सकते हो, मान लो 4 का प्रॉफिट कमाना है, तो 16 आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है। ये आपकी मैक्सिमम कॉस्ट है अगर आप डिजायर्ड लेवल का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो। इससे फायदा क्या होता है, ये प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्राइस निकालनी है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप प्राइस निकालो। बिगिंस बाय एस्टिमेटिंग द सेलिंग प्राइस दैट विल अट्रैक्ट अ हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर। सबसे पहले आप अपने लिए एक प्राइस निकालो, एक ऐसी प्राइस जिसमें आप सबसे ज्यादा क्वांटिटी बेच सकते हो, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें आपको भी मार्केट कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम प्राइस कस्टमर आर विलिंग टू पे स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विच डिफाइंस द टारगेट सेलिंग प्राइस। इसको टारगेट सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं क्योंकि टारगेट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ये टारगेट सेलिंग प्राइस है। उसके बाद में इस टारगेट सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई, उसमें से आप अपना टारगेट कॉस्ट निकाल सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग योर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सा है, पहले आप अपनी सेलिंग प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस में से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन लेस करा, आपके हाथ में आपकी आ गई टारगेट कॉस्ट, ठीक है जी। बेसिक सा है, एग्जाम में कभी आ जाए तो इस टाइप का एक बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के इज सेट एट 450 फॉर ईच यूनिट एंड कंपनी रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 20% फ्रॉम द प्रोडक्ट। 20% का रिटर्न चाहिए, 450 की सेलिंग प्राइस है, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द कमिंग ईयर। तो भाई सीधी सी बात है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है 450, उसमें से आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन लेस कर दो, 20% की प्रॉफिट मार्जिन है तो 90 की प्रॉफिट मार्जिन आपको चाहिए, तो 360 की टारगेट कॉस्ट होगी। खत्म, ठीक है ना। 450 में बेचोगे, 20% के हिसाब से 90 की आ जाएगी प्रॉफिट मार्जिन, तो आप 360 में प्रोडक्ट को बेच सकते हो। डन। इस टाइप का आ जाए या थ्योरेटिकल आ जाए, बेसिक सा है, बहुत इजी है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा सा है टारगेट कॉस्ट।
टारगेट सेलिंग प्राइस में से डिजायर्ड प्रॉफिट लेस करोगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। इससे ज्यादा में अगर प्रोडक्ट बनेगा तो फिर आपके लिए ऑब्वियसली बात है उस टारगेट प्राइस पे डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास में ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड है विच इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब देखो ये भी एक अच्छी थॉट प्रोसेस है नॉर्मली, और ये ना बहुत सही तरीका है। देखो अब किसी के ध्यान में सर ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग से बनाते क्यों जा रहे हैं, देखो कहीं ना ट्रेडिशनल मेथड्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल मेथड में जैसे टारगेट कॉस्टिंग में भी कमी है, हम टारगेट कॉस्टिंग में भी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा होगा। हम आज की बात कर रहे हैं टेक्निकली, या हम कह रहे हैं कि आज की टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। या देखो यहां पर भी अब थोड़े लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को इंक्लूड करा और बोला कि यार इकोनॉमिक्स में देखो हमने ना वो प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल कर्व पढ़ा है, और हमने उसमें पढ़ा था कि यार पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल थोड़ी कम होती है, फिर एक ग्रोथ स्टेज आती है, फिर एक स्टेबिलिटी की स्टेज आती है, इसको मैच्योरिटी भी कहते हैं, और फिर डिक्लाइन की स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से इंजीनियरिंग वाले लोग आए, उन्होंने कहा कि सुनो सुनो सिर्फ ऐसे नहीं तो प्रोडक्ट को क्या डायरेक्टली बना दोगे क्या, प्रोडक्ट को बनाने के लिए डेवलप भी तो करना पड़ेगा। तो टेक्निकली एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है सबसे पहले। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करके इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, फिर आप ग्रोथ करते हो, ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की, अगर हुई तो फिर वो प्रोडक्ट मैच्योर करेगा और फिर डिक्लाइन करेगा। ये स्टैंडर्ड लाइन बनी। तो अब लोगों ने कहा कि देखो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 5 स्टेजेस की है, डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। आप अगर कॉस्टिंग निकाल रहे हो तो हम ये कहते हैं, लोगों ने कहा कि फिर तो यार 5 स्टेज की कॉस्टिंग निकालो ना। आप प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को अगर जज करना चाहते हो तो सिर्फ ये क्यों देख रहे हो कि कितने में बिकेगा माइनस कितने में बनेगा। हम नॉर्मली प्रॉफिट निकालने क्या कहते हैं, ये तो कर रहे हैं कि भाई सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये बाकी के डेवलपमेंट के खर्चे हैं। जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट कहते हैं इसको अपन, कि प्रोडक्ट को अगर मुझे चेंज करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट मार्केट से अब आउट ऑफ डेट हो चुका है, डिक्लाइन कर गया है, प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, तो मुझे प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को हो सकता है मेरे जो करंट मशीनरीज है उनको अपडेट करना पड़े, नई टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में मुझे चीज़ों को चेंज करना पड़े, पुरानी फैक्ट्री में अमेंडमेंट्स करने पड़े। ठीक है, पुराने जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ मशीन्स वगैरह को डिस्पोज करना पड़े, इन सब का भी तो खर्चा हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर आप एक्चुअली में ये देखना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट जो है इसको बनाने पे तो चलो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो तुम निकाल लोगे, लेकिन क्या ओवरऑल ये प्रोडक्ट जिस दिन से डेवलप होना स्टार्ट होगा वहां से लेके जिस दिन ये प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल को एंड करेगा, क्या इस पूरे साइकिल में आप नेट प्रॉफिट कमा पाओगे क्या। क्योंकि हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर पर यूनिट का प्रॉफिट आपको आ रहा हो, लेकिन आप उसके ऑलरेडी डेवलपमेंट में इतने खर्चे कर चुके हो, या आने वाले टाइम में एंड ऑफ लाइफ साइकिल में इतने खर्चे करोगे कि वो जो प्रॉफिट आपने कमाया था ना पर यूनिट पे, वो इन सब कॉस्ट को रिकवर ही ना कर पाए। और ज्यादातर कंपनीज यहीं पे डूबती। आपने ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज वगैरह में देखा होगा कि अगर वो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करती है उसमें बहुत सारे अमाउंट्स का, नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट लगेगी पूरी लाइफ साइकिल में उसका 80% तक कितनी बार तो डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा तो अभी तक आया ही नहीं है, वो तो डेवलप कर रहे हैं, प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, हम रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट स्टडीज कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेज है। लोग बोलते हैं कि कितनी बार तो टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी स्टेट के अंदर 80% खर्चा तो यही हो जाता है, प्रोडक्शन का खर्चा तो बहुत छोटा होता है, वो लोग कहते हैं। ठीक है, कंपेयर टू द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट। और अगर आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की कॉस्ट को, पूरी कॉस्टिंग को नहीं देख रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज, तो वहां पे हो सकता है कि आपको पर यूनिट में तो प्रॉफिट दिखे। जब प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो बोलोगे यार 10 लाख का प्रोडक्ट बिक गया, बनाया तो 8 लाख में था, 2 लाख का प्रॉफिट है। बट पता पड़ा कि उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो वो 1000, 2000, 3000 करोड़ का जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो कहां से रिकवर होगा। आप लोग देखो, करो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप सर्च करो जो जैसे कार बनाती है, बाइक बनाती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बनाती है, उनके डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स को देखा करो। नॉर्मल कार के डेवलपमेंट में भी कंपनीज कितनी बार 1000, 2000, 1-1 बिलियन डॉलर तक का बजट होता है साहब। वॉक्सवैगन ने जब बीटल के बाद में नेक्स्ट अपनी गाड़ी बनाने का सोचा था कि यार नेक्स्ट एक गाड़ी बनाएंगे जो बीटल को रिप्लेस करेगी, तो उन्होंने $1 बिलियन का बजट बनाया था उस टाइम पे। ठीक है, ये लगभग बात होगी 1980-1990 की। $1 बिलियन का बजट था उनका, क्योंकि उनको एक नई गाड़ी चाहिए थी जो उनकी बीटल, जो उनकी सबसे ज़्यादा फेमस गाड़ी थी और वर्ल्ड की एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। ठीक है, इन डबल टोटल नंबर ऑफ सेल्स जितनी हुई है ओवर द लाइफ साइकिल, तो उस हिसाब से तो उसको रिप्लेस करने की बात थी, तो $1 बिलियन का बजट निकाला गया था। ठीक है, जब फोर्ड ने मस्टैंग को रिवाइज करने की बात करी थी तब उस टाइम कहते हैं $800 मिलियन का बजट दिया था उन्होंने, 2000 के आसपास में कुछ बात है। तो कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं होता डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट का बजट है। कार को बनाने, अभी तक प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है साहब। वो कहते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट तो देख लेंगे, पहले देखो कार को डेवलप करने में कितना खर्चा हो रहा है।
और जब कंपनीज अपने अभी रिसेंटली एक सुनने में आया था कि जैसे ऑडी की जो ओरिजिन स्टोरी है, तो कहते हैं कि ऑडी जो स्टार्ट हुई थी वो वॉक्सवैगन ग्रुप के अंदर थी, और ऑडी कभी अलग से कंपनी की तरह नहीं थी। वॉक्सवैगन चाहता था कि ये अपनी ही कार्स को, जो वॉक्सवैगन कार है उसको रीबैच करे और ऑडी के नाम पे बेच दे, ठीक है। तो ऑडी के इंजीनियर्स ने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, हमें अपनी कार बनानी है खुद की। तो थोड़ा बहुत टसल हुआ, उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड लेवल पे, अपने लेवल पे थोड़ी कार का डेवलपमेंट करा खुद के पैसों से, एक अच्छा प्रोटोटाइप बनाया। अब जब ये प्रोटोटाइप ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन रेडी था, बट इतना था, दिखा दिया कि हाँ भाई कुछ अच्छी कार बना सकते हैं। तो उस टाइम पे वॉक्सवैगन ने उनको कुछ $20 मिलियन दिए थे कि लो भाई $20 मिलियन बनाओ अपनी कार, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1948-49 के आसपास की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है ये। तो उस टाइम के $10 मिलियन आज के हिसाब से देखोगे, कन्वर्ट करोगे तो भी 800,000 करोड़ के आसपास का बजट बन जाएगा आपका। तो इतना बजट बनता है एक कार को बनाने में, डेवलपमेंट में इतना खर्चा हो गया। अब तुम एक कार को बना करके, उस कार को बना के 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बेच के 1-2 लाख, 3 लाख रुपए कमा भी लोगे पर यूनिट, तो भाई वो पहले वो डेवलपमेंट भी तो कवर करना पड़ेगा। तो यहां पे गलती होती है लोगों से कि अगर आपने पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट को अगर कंपेयर नहीं करा विद द टोटल रेवेन्यू जो आप कमा सकते हो ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑब्वियसली बात है, एक्चुअल तो वो बाद में पता पड़ेगा, बट एस्टिमेटेड रेवेन्यू, तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो आपको पर यूनिट में प्रॉफिट कमा के दे रहा हो, ओवरऑल बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा डेंट करके चला जाए। तो इसको समझने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। क्या कहती है साहब ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसीडर्स ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में जितना खर्चा हुआ है उसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट को मत लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना खर्चा हुआ है उसको कंसीडर करो। तो यहां पे हमारे पास में पहली आती है डेवलपमेंट स्टेज, मेजर खर्चा साहब यहां हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे लॉस ही होगा भाई, तो डेवलपमेंट स्टेज है ना, यहां पे सेल तो हो नहीं रही है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ना, इसको अपन थोड़ा सा कहते हैं कि एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहें तो हम यहाँ पे 3-4 चीजें ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं भाई एक तो हो जाएगी अपनी सेल्स की लाइन, ये व्हाइट वाली लाइन जो है, ठीक है। एक फिर हमारी आती है प्रॉफिट की लाइन, सॉरी कैश फ्लो की लाइन, और फिर एक आती है हमारी प्रॉफिट और लॉस की लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारे कैश फ्लोज हैं, प्रॉफिट वगैरह, ये हमारे कैश फ्लो की लाइन है, ठीक है। कुछ जगह पर आपको ये ऐसा देखने को मिलता है कि यहां से चालू होता है प्रॉफिट, यहां तक ऊपर जाता है और फिर यहां से वापस वो लॉस दिखा देते हैं, इस लाइन को ऐसे नीचे लेके आते हैं, ठीक है। वो सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। मेन कंसेप्ट सीधा सा है साहब कि जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो कैश का सिर्फ आउटफ्लो है, पैसा आ नहीं रहा है, कैश का है साहब आउटफ्लो, और आउटफ्लो है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा होता है लॉस का। ये पूरा एरिया आपके लिए लॉस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपके पास में ना तो कोई इनकम आई है अभी तक, ना इस प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी के कोई चांसेस हैं अभी तक, अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट चल रही है। तो ये हिस्सा पूरा का पूरा लॉस मेकिंग पीरियड होता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के फेज में भी खर्चे बहुत होते हैं। लोग बोलेंगे सर सेल चालू हो गई, लेकिन मार्केटिंग का खर्चा होगा, प्रोडक्शन का खर्चा तो चलेगा ही, अब तो प्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ मार्केटिंग का हैवी खर्चा होता है। तो यहां पर भी लॉसेस होते हैं आपके पास में बहुत सारे, तो ये एरिया में भी लॉस होंगे आपको। इसके बाद में कहीं ग्रोथ स्टेज में जाकर के प्रोडक्ट अब हो सकता है कि प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो, कोई एक ऐसी स्टेज आएगी ग्रोथ वाली जहां पे शायद प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ लेना स्टार्ट करे, जो शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करे, ठीक है ना। तो अपने ध्यान क्या रखना है, डेवलपमेंट वाली स्टेज है, यहां पे आपके पास में हो रहा है लॉस, सेल जीरो है, ठीक है। कंपनी के डेवलपमेंट के खर्चे बहुत सारे, इन खर्चों को अपन यहां पे नाम देते हैं ऐसे। डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डिजाइन के खर्चे होंगे, डेवलपमेंट के खर्चे, ठीक है, प्रोटोटाइप्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टैब्लिश किया जाएगा, नेसेसरी मशीनरी को खरीदा जाएगा। कैश फ्लो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नेगेटिव होंगे क्योंकि रेवेन्यू तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को याद रखना है। अपने को इसमें एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि भाई कौन सी स्टेज पे किस टाइप के खर्चे होते हैं या किस टाइप का प्रॉफिट या रेवेन्यू की सिचुएशन क्या रहती है। तो डेवलपमेंट स्टेज में साहब लॉस है, रेवेन्यू तो जीरो है, कैश फ्लो नेगेटिव रहेंगे। इंट्रोडक्शन में सेल चालू हुई है बट अभी भी लॉस है, ओवरऑल कैश फ्लोस नेगेटिव रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हैवी मार्केटिंग के खर्चे होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग के खर्चे बहुत सारे करने पड़ेंगे ना, आपको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, लॉन्च इवेंट होते हैं बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को लेकर के। फिर एक स्टेज आती है जहां पे कंपनी की, और इसमें इनिशियली सेल भी कम होती है क्योंकि लोग डरते हैं नए प्रोडक्ट को खरीदने से। एक बार देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, जो अर्ली बायर्स हैं, जो रिस्क टेकर्स हैं, जिन्होंने पहले ले लिया है, उनके रिव्यूज देख लेते हैं कि उनको कैसी लग रही है गाड़ी या जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। अपन भी खरीदते हैं ना, कोई भी छोटा सा छोटा, मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग कितनी बार ईयरबड्स भी अगर खरीदने होते हैं अपने को छोटे से, ठीक है, TWS वायरलेस ईयरबड्स या नेकबैंड आपने ऐसे किसी ने खरीदा होगा, उसमें भी अपन रिव्यू देखते हैं कि यार नहीं यार, या किसी से पूछ लेते हैं कि भाई तूने खरीदे थे, तेरे को कैसे लगते हैं, क्या कंपनी सही है, क्या ये प्रोडक्ट सही है। 2-3 बार यूट्यूब पे जाके रिव्यू देख लेंगे, जो लोग गीक्स हैं थोड़े से, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनको तो वो तो अपन तो 4-5 वीडियो देख लेते हैं, अलग अलग तरह के वो वीडियोस बनाते हैं लोग कि हर प्राइस पॉइंट पे बेस्ट वाले, तो वो सारी वीडियो देख करके फिर अपन एक खरीदते हैं, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ आने में टाइम लगेगा, मार्केट में एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। अब ग्रोथ एक ऐसी चीज है जहां पे कंपनी पैसा कमाना स्टार्ट करती है, यहाँ पे सेल भी ज्यादा है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, यहाँ पे कैश फ्लोज भी आपके पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि भाई आपकी ये ग्रोथ स्टेज क्यों मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है या मैच्योरिटी क्यों डिक्लाइन में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इस स्टेज पे जब इंट्रोडक्शन या ग्रोथ की स्टेज है तो कंपटीशन की कमी है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिटर लोगों को भी लगता है कि यार इसने तो बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, तो अब वो फटाफट से अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम के अंदर वो भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। जैसे ही कॉम्पिटिटर ने अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करा, आपकी सेल ग्रो होनी बंद हो जाएगी, लोगों के पास में अब दूसरा ऑल्टरनेटिव है और शायद वो आपसे बेटर हो, क्योंकि उसको पता है कि आप तो ये ऑफर कर रहे हो तो वो आपसे एक चीज एक्स्ट्रा ऑफर कर सकता है। तो वहां पे जाके प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी पे पहुंचता है। इस स्टेज पर भी आपके पास प्रॉफिट होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपने अचीव कर सके हो, यहाँ पे अपनी मैक्सिमम सेल अचीव कर चुके हो, तो यहाँ पे आपने अपनी मैक्सिमम सेल अचीव कर ली है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपने यहां पे अचीव कर लिया है। अब अगर प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखना है तो यहां पर आपको फिर से कुछ डिस्काउंट देने पड़ेंगे, मिड लाइफ अपडेट्स देने पड़ते हैं, कुछ ऑफर्स। लोग को ना कंपनी प्राइस कम कर दी थी कुछ टाइम के बाद में प्रोडक्ट की, ताकि वो मार्केट में बिक सके, उसकी प्राइस उसकी डिमांड बनी रहे। तो आपको यहाँ पे फिर से हो सकता है कि वापस से मार्केटिंग करनी पड़े, हो सकता है डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़े, तो उसकी वजह से थोड़ा खर्चा होता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इसके एक पॉइंट के बाद में कम होना स्टार्ट होता है और फिर जैसे जैसे सेल गिरती है वैसे वैसे प्रॉफिट्स हमारे वापस से लॉस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ट का अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने कहा कि यहाँ पे हमारा गोल क्या है, गोल इज टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट रिमेन्स प्रॉफिटेबल थ्रू आउट इट्स लाइफ। हम यहाँ पे कॉस्टिंग थोड़ा ना, कॉस्टिंग निकाल के क्या चाहते हैं, लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग निकाल के क्या चाहते हैं, सिर्फ कॉस्टिंग निकाल के छोड़ना नहीं, नहीं, मेन पर्पस ही तो ये कि ये चेक करना कि जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं क्या ये पर यूनिट में प्रॉफिट तो कमा लेगा, चलो ठीक है, लेकिन क्या ओवरऑल पूरी लाइफ में कंपनी को प्रॉफिट कमा के देगा। और प्रोडक्ट जो होते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी को मतलब पर यूनिट में लॉस देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मानता हूं मैं, बट ज्यादातर केसेस में जो कंपनीज लॉसेस बियर करती है ना, वो लाइफ साइकिल वाले लॉसेस होते हैं। पर यूनिट में तो फिर भी हर प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा के दे रहा होता है, ठीक है। यहां पे हम कहते हैं टोटल इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट शुड एक्सीड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। जो ओवरऑल लाइफ साइकिल में जितनी भी इनकम आएगी वो उसकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगी, तभी आपके लिए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट देखेंगे लाइफ साइकिल में, तो ये सब नाम दे रखे हैं, अभी अलग अलग स्टेजेस की लाइक कॉस्टिंग है। जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये हमारी स्टेज 1 पे जाएगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट खर्चा लगभग हर स्टेज पे होता है, बट इंट्रोडक्शन पे और फिर आपके मैच्योरिटी में थोड़ा सा वापस से आपको ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। आपके प्रोडक्शन के खर्चे फिर स्टेज 2 से लेके स्टेज एंड तक, जब तक प्रोडक्शन बंद नहीं हो रहा तब तक प्रोडक्शन के खर्चे तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है। इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब हो जाएगा। ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी आपका डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट की स्टेज का खर्चा है, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके स्टेज 2 से लेकर के स्टेज 4 तक के सारे खर्चे हैं। प्रोडक्शन भी स्टेज 2 से लेकर के स्टेज 4 तक का है, ये नॉर्मली स्टेज 2 में ज्यादा होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये भी आपको फिर तो स्टार्टिंग से लगना स्टार्ट ही हो जाएगा नॉर्मली, फिर भी अपन इसको 2 to 4 स्टेज का खर्चा कहते हैं, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ साइकिल, ये आपकी लास्ट स्टेज जो अपनी डिक्लाइन की स्टेज है उसमें होते हैं। एंड ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई ऐसे खर्चे जो आपको प्रोडक्ट को बंद करने के लिए करने पड़े। तो प्रोडक्ट बंद करने के लिए मशीन्स पुरानी चेंज करनी पड़े, आपको लोगों को रीट्रेन करना पड़े नया प्रोडक्ट बनाने में। जो अपन ने मान लो कितनी बार ना कंपनीज पेटेंट लेती है, तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट सोचा था कि 10 साल का पेटेंट ले लिया, अब आप 5 साल में प्रोडक्ट बंद करना चाहते हो, तो आपको पेटेंट हटाना है, वो पेटेंट का खर्चा कम करना है, हर साल का आप उसके लिए रॉयल्टी दे रहे होगे। तो हमने कहा रॉयल्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एंड करना है, तो इसके लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं कितनी बार, अर्ली कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के लिए। तो उस वक्त ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो एंड ऑफ लाइफ साइकिल, तो जो प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी खर्चे,
ठीक है। तो अब अलग अलग स्टेजेस में, एक मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में आ सकता है कि वो पूछ लेगा कि स्टेजेस की अलग अपने हिसाब से कि भाई डेवलपमेंट स्टेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इन्फ्लो होगा, क्या खर्चे होंगे, प्रॉफिट के क्या सिचुएशन रहेगी वगैरह वगैरह। वैसे इंट्रोडक्शन में पूछ सकता है। तो जैसे अपन ने देखा डेवलपमेंट में आप प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टैब्लिश किया जाएगा, मशीनरी खरीदी जाएगी, कैश फ्लो नेगेटिव रहेगा, लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान रखना, अपन ये कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 80% कॉस्ट यहां पे इंकर हो सकती है। डेवलपमेंट स्टेज पे आपके पूरे कॉस्ट की 80% तक का खर्चा भी यहां पे इंकर होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इंट्रोडक्शन होगा, अब प्रोडक्ट को आप लॉन्च करोगे, लोगों को अवेलेबल कराओगे, बहुत सारे मार्केटिंग के खर्चे करोगे, ठीक है। सेल होगी बट कंपेरेटिवली कम प्राइस भी होगी, स्टिल यहां पर आपको लॉस होगा। तो इस स्टेज में स्टिल लॉस होगा, ठीक है। ग्रोथ आएगी, फिर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी। ये वो स्टेज है जहां से कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करती है। रैपिडली ग्रो करेंगे, कस्टमर का इंटरेस्ट ग्रो होगा, सेल और प्रॉफिट दोनों राइज करेंगे, ठीक है। यहां पर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करोगे कि आपके अब आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे होगे। पहले तो इंट्रोडक्शन में कम प्रोडक्ट बन रहा था, डिमांड ही कम थी। अब डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, तो अपने आप कॉस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है। पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है। और फिर आएगी मैच्योरिटी, यहाँ पे डिमांड स्टेबलाइज करती है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, प्रोडक्ट की हो सकती है ग्रोथ एक पॉइंट के बाद में कम हो जाए। यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफन बिकम्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज पे प्रोडक्ट मार्केट में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। कंपटीशन है बट अभी तक इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है कि हमारी डिमांड गिरा सके, या कॉम्पिटिटर्स ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करे, लेकिन वो उनके इंट्रोडक्शन स्टेज में। तो जब तक वो ग्रोथ में पहुंचेंगे, जब तक लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, तब तक हमारा प्रोडक्ट फिर भी बिकता रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट अपडेट्स आपको देने पड़ते हैं इसके अंदर, नेसेसरी टू कीप अप प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द कंज्यूमर। यहाँ पे आपको ये बीच बीच में अपडेट्स लाते हैं ना, कंपनी लाती है मिड साइकिल अपडेट लाती है कार्स का, कुछ टाइम में कुछ फीचर बढ़ा देती है, कुछ वेरिएंट नया लेकर के आती है, किसी वेरिएंट के थोड़े से प्राइजेस कम कर देती है। ये सब जो है मिड लाइफ अपडेट्स है, फ्रीक्वेंट अपडेट्स लाने पड़ते हैं अपने को। लास्ट में डिक्लाइन स्टेज है, यहाँ पे कस्टमर्स का इंटरेस्ट अब गिरना स्टार्ट हो चुका है, सेल कम हो रही है, प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, पोटेंशियली आपको यहाँ पे स्टेज में लॉस होगा कभी ना कभी। दिस फेज मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ। अब यहाँ पे भी हम कहते हैं कि प्रोडक्ट को लॉस फेज में जाने से पहले ही बंद कर दो तो बेटर है, क्योंकि आप ऑलरेडी डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैवी लॉसेस इंकर कर चुके हो। अगर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे जो प्रॉफिट कमाए उनको प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में रहने दे देना चाहते हो, क्योंकि बाकी की फर्स्ट दो स्टेजेस में लॉसेस हैं, बाद की दो स्टेजेस में प्रॉफिट हुए हैं। लेकिन अगर इस फिफ्थ स्टेज में भी हम कहते हैं कि वो पॉइंट ढूंढना अच्छी बात है जिस पॉइंट पे आपको रुक जाना चाहिए कि भाई अब प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं बेचेंगे, यहाँ पे रुक जाते हैं, बेटर है, प्रोडक्ट अपनी एंड ऑफ लाइफ साइकिल पे पहुंच चुका है, हम लॉस कमाए उससे पहले रुक जाते। तो कभी कभी कंपनीज ये भी कहती है कि कब रुकना है वो भी जानना जरूरी होता है, ठीक है साहब। एक देखो छोटा सा क्वेश्चन है इसके ऊपर अपने पास में, एग्जांपल फॉर विंस्टन फुटबॉल फैक्ट्री इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, अ फुटबॉल कैलेंडर शोइंग टॉप 12 टीम्स in the world. Initial results from the market research survey shows that 40,000 units at $18 per unit should sell over the product life cycle. तो ओवरऑल डिमांड है आपके पास में कि आप 40,000 यूनिट बेचोगे, 18 की प्राइस पे एक बिक जाएगा। Also estimate the following cost will be incurred over the lifetime of the calendar production. डिजाइन डेवलपमेंट में 40,000 खर्चा होगा, प्रोडक्शन करने में $10 पर यूनिट का खर्चा होगा, एंड ऑफ लाइफ साइकिल में 18 का खर्चा होगा। आपको टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, सिंपल है साहब। टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट में देखो 40,000 का तो ये आपका डेवलपमेंट स्टेज का खर्चा है, प्लस प्रोडक्शन में 40,000 यूनिट बनाने, 40,000 बेचोगे तो 40,000 बनाओगे, एक को बनाने में 10 का खर्चा हो रहा है, तो प्रोडक्शन का खर्चा है 4 लाख का और एंड ऑफ लाइफ साइकिल खर्चा है 18,000 का। तो कुल मिला के लाइफ साइकिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 458। अच्छा, अब अगर वो यहां पे पूछ ले टोटल लाइफ साइकिल का प्रॉफिट, तो यहां बोलेंगे टोटल सेल निकाल दो, और उसमें से टोटल कॉस्ट लेस कर देना। इसको अपन एस्टिमेटेड लाइफ साइकिल प्रॉफिट कह देते हैं। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 इंटू 18 कितना होगा ये? 7,20,000 माइनस 458, 262। डन, ये आ गया आंसर।
तो पूछा नहीं है, बट अगर पूछता तो अपन निकाल सकते थे। अभी तो कॉस्ट पूछी थी, मैंने कॉस्ट निकाल दी, ठीक है। तो बेसिक से इजी से टॉपिक है। अल्टरनेटिव कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल आएगा तो ऐसा इजी आएगा, ज्यादातर केसेस में थ्योरी आती है तीनों टॉपिक्स में से। तो इन टॉपिक्स को मैंने आपके लिए एक बार ब्रेकडाउन करा है, इनको आप अच्छे से एक बार अपने हिसाब से वीडियो को देखो, रिवाइज करो। जो शॉर्ट में मैंने बोला उन चीजों को रिवाइज करना, जो पॉइंट मैंने बोले उनको याद रखना। चलिए ठीक है बच्चों, डन है। तो इस कैप्सूल के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट आपसे अगले टॉपिक में मुलाकात होगी। तो अभी के लिए बच्चों थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।